जय हिंद, नमस्कार। आप सभी भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का। कैसे हो, कैसन बा, ठीक बा, मजा मचे कायू रोज चलो ठीक। मैं हूं आपका साथी रजत सिंह शेखावत और स्वागत करता हूं आप सभी का सत्याजी शर्मा क्लासेस में। प्रिय दोस्तों, अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो मैंने कहा था कि पिछले लेक्चर में भील जनजाति की कुछ और पढ़ने वाली चीजें रह गई है, तो आपके सामने फिर से मैं लेकर आया भील जनजाति, लेकिन वो नहीं जो पढ़ चुके हैं, वो जो हमें पढ़ना बाकी है। तो बिना किसी विलंब के प्रारंभ करता हूं मैं, तो जल्दी से देखिएगा। भील जनजाति में जो आपको मैं पढ़ा चुका था वो मैं आपको बिल्कुल एकदम चुटकी में बताता हूं, जिससे क्या होगा कि जो बच्चे नहीं देख पाए थे या जिन्हें थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया था वो समझ लेते हैं बिल्कुल 1 मिनट के अंदर। मैंने बताया था डॉक्टर हीरालाल अलावा एम्स के डॉक्टर है, 2016 तक इन्होंने अपनी सेवाएं दी और ये मनावर से, धार जिले की मनावर विधानसभा सीट से कांग्रेस की ओर से 2018 विधानसभा चुनाव में विधायक है। जैस पार्टी के संस्थापक है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। आगे चलते हैं। तो भील जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है प्रदेश की, ये मैंने बताया था आपको। पूरे जनजाति का 39% इसी का होता है। ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में निवास करती है, जैसे कि धार, झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम हुआ और बड़वानी हुआ और खरगोन हुआ, इन जिलों में निवास करती है। साथ ही में बताया था कि सबसे ज्यादा भील जनजाति झाबुआ जिले में रहती है। पूरी जनजाति की बात करता हो तो वो धार जिले में रहती है, जिसमें गोंड वगैरह सब पूरी जनजाति का ओवरऑल, लेकिन सबसे ज्यादा झाबुआ में भील जनजाति। फिर मैंने आपको बताया था जो है राणा पुंजा जी के बारे में। राणा पुंजा भील का इतिहास मैंने बताया था कि 1576 के हल्दी घाटी के युद्ध में इन्होंने महाराणा प्रताप जी का साथ दिया था। इसी कारण से राणा प्रताप जी ने इनको राणा की उपाधि दी थी, जो क्षत्रियों की उपाधि होती है। और सबसे बड़ी जो जनजाति, जो भील जनजाति की उपजाति होती है भिलाला, वो अपने आप को राणा प्रताप जी का वंशज मानते हैं। और यही याद रखिएगा, हल्दी घाटी के युद्ध में राणा पुंजा जी ने साथ दिया था। पुंजा शब्द से याद रखिएगा, पुंजा दरिया बनाती ही भील जनजाति, जो इन्हीं के नाम को समर्पित है। फिर बात की थी मैंने कि भील जनजाति के शब्द की उत्पत्ति कैसे कैसे हुई। तो संस्कृत कहती है कि संस्कृत भाषा कहती है कि मेरी भाषा के शब्द भिल्ल से, साथ ही में आपको द्रविड़ भाषा कहती है मेरी भाषा के शब्द बिल से, और साथ ही में आप तेलुगु भाषा कहती है कि मेरी जो है शब्द विल्लुवर से इसकी उत्पत्ति हुई है। और तीनों का एक मानना है कि इस शब्द का अर्थ होता है धनुष, अर्थात जो धनुर्विद्या में पारंगत होते हैं, निपुण होते हैं, वो भील कहलाते हैं। जो पहाड़ों पर निवास करते हैं वो अगर गोंड कहलाते हैं, तो जो धनुर्विद्या में निपुण होते हैं वो भील कहलाते हैं। दूसरा याद रखिएगा, इनकी भाषा भीली होती है। साथ ही मैंने बताया था बारेला भी ये बोलते हैं, बारेली लैंग्वेज भी कहते हैं। द भील नामक किताब किसने लिखी है, तो मैंने बताया था आपको टीबी नायर ने। और मैंने यही आपको वेरियर एल्विन के बारे में समझाया था कि वेरियर एल्विन ने जो लिखी है द मूरिया एंड देयर घोटुल और द बेगास नामक किताब लिखी है, गोंड और बेगा जनजाति पर, भील पर नहीं लिखी है। टीबी नायर ने लिखी है द भील। साथ ही में याद रखिएगा, कर्नल जेम्स टॉड ने भील जनजाति को वनपुत्र कहा है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था किस जनजाति को वनपुत्र कहा है कर्नल जेम्स टॉड ने, तो भील जनजाति कहना। फिर कर्नल जेम्स टॉड ने भील जनजाति को क्या कहा है, वन मित्र कहा है, पहाड़ी रहवासी कहा है, आदिवासी कहा है या वनपुत्र कहा है, तो फिर आप उत्तर वनपुत्र देना, ठीक है ना। इनके आधार पर भी भील शब्द से भील जनजाति की उत्पत्ति हुई, जिसका मतलब होता है कमान। क्या होता है, कमान, ठीक है ना। आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह का जब मैंने चर्चा की थी, तो 1857 के विद्रोह में भील जनजाति ने सक्रिय भागीदारी निभाई। सक्रिय का मतलब मैंने आपको बताया था कि पैर कभी पीछे नहीं खींचे। खंडवा जिले की पंधाना तहसील में जन्मे मामा टंट्या भील ने 15 साल की उम्र में ही अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजा दिया था। वहीं भीमा नायक जी जो थे, शहीद भीमा नायक, इनका जन्म मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में वर्तमान में, लेकिन उस समय पर खरगोन जिला था। वैसे वो जिला ही नहीं था तब, तो वो अंग्रेजों के अंडर में था। 1857 की क्रांति का नेतृत्व मंडलेश्वर से किया था। आगे हमने पढ़ा था, तो बात आती है मामा टंट्या भील जी की, जिनका जन्म पंधाना तहसील जिला खंडवा में हुआ था। 15 साल की उम्र में इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की चेतावनी दी थी। साथ ही बात याद रखिएगा, इनके भाई के कारण अंग्रेजों ने इंडियन रॉबिन हुड कहा था। मैंने आपको कहा था इंडियन रॉबिन हुड किसे कहा जाता है, तो टंट्या भील जी को कहा जाता है। टंट्या भील जी देवताओं की तरह भील जनजाति में पूजे जाते रहे हैं। साथ ही साथ बात करें तो इनके संदर्भ बता था कि 1889 में इन्हें फांसी दे दी गई थी। इनकी समाधि पाताल पानी, जिला इंदौर, तहसील महू, जहां पर आप जाते हैं टॉय ट्रेन से घूमने का आपको जो मौका मिलता है, हेरिटेज ट्रेन से, टॉय ट्रेन नहीं, वहां पर इनकी समाधि मिलती है। बात करूं तो मैं पंधाना तहसील की बात करूं और मैं आपको यहां पर भिकन गांव की बात करूं, तो दोनों तहसील की बात करूं तो यहां पर मामा टंट्या भील का मंदिर है, जो कि एक बड़ी विशेष बात है। आगे बात करता हूं मैं भीमा नायक जी की बात करता हूं। इनका जन्म बड़वानी में हुआ था। इन्हें अंग्रेज क्या कहते थे, तो याद रखिएगा, इन्हें अंग्रेज निमाड़ का रॉबिन हुड कहते थे। भीमा नायक जी इंडियन रॉबिन हुड और टंट्या भील जी इंडियन रॉबिन हुड और भीमा नायक जी निमाड़ के रॉबिन हुड कहलाते हैं।
इन्होंने 1857 की क्रांति का शुरुआत जो था आगाज मंडलेश्वर से किया था, और मंडलेश्वर खरगोन तहसील में महेश्वर के समीप आता है। साथ में याद रखिएगा 29 दिसंबर 1876 को इनकी मृत्यु हो जाती है पोर्ट ब्लेयर में। और पोर्ट ब्लेयर कहां पर आता है? अंडमान निकोबार की राजधानी है, जो कि भारतीय मुख्य भूमि से अलग है, समुद्र के बीच में। ठीक है। साथ में याद रखिएगा भीमा नायक जी के नाम पर याद रखिएगा विजय स्तंभ और महाविद्यालय दोनों कहां पर मिलेंगे? बड़वानी जिले में। ये मैंने पढ़ाया था। साथ में आपको पढ़ाया था भीलों की उपजातियां होती है, उजलिया भील होते हैं, कालिया भील जिसे लंगोट भील कहते हैं। फिर भीलों की उपजातियों में भील, भिलाला, बारेला, पटालिया, बेगास, उमड़ी, तड़वी उपजातियां होती हैं। सबसे बड़ी उपजाति इनकी भिलाला होती है, जो स्वयं को महाराणा प्रताप का वंशज कहते हैं। तो भीलों की सबसे बड़ी उपजाति कौन सी मेरे दोस्त? भिलाला। आगे देखते हैं। फिर पढ़ा था हमने कि जो मुख्यतः सांवले रंग के होते हैं वो भील, और गैरवर्णी जो होते हैं गौरवर्णी वो क्या होते हैं? याद रखिएगा भिलाला। फिर हमने कहा था मूल रूप से छत्तीसगढ़ इनका मूल स्थान माना जाता है भिलाला का। फिर आगे देखते हैं कि सबसे पिछड़ी उपजाति जो होती है वो उमड़ी होती है, जो गुना और शाजापुर जिले में मुख्य रूप से और उसके आसपास के जिलों में निवास करती है। फिर मैंने कहा था कि मुसलमान भील किन भीलों को कहा जाता है? तो याद रखिएगा तड़वी भीलों को मुसलमान भील कहा जाता है। फिर गमेती क्या होता है? तो याद रखिएगा जो भील जनजाति के गांव का मुखिया होता है वो गमेती होता है, लेकिन पंचायती राज के कारण अब हर कोई व्यक्ति उसे सरपंच कहता है? क्लियर है? ये तो वो बता रहा हूं जो कल मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया है। आपको ये लेक्चर पूरा देखने पर सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। तो भील जनजाति की उपजातियां व्यवसाय के आधार पर, तो जो सबसे पवित्र व्यक्ति होता है भील जनजाति में उसे भगत, बदवो या मदवी कहते हैं। वो व्यक्ति कोटवार या पटेल कहलाता है, जो गांव का प्रशासन संभालता है। वो व्यक्ति पुजारो कहलाता है, जो औषधियों से रोगों का उपचार करता है। और भोपा वो व्यक्ति कहलाता है जो पूजा और झाड़ फूक पर विश्वास करता है। और मैंने बताया था साथ ही ये गीत भी गाते हैं और मांगते खाते हैं। पिथौरा क्या है? तो मैंने कहा था पिथौरा भील जनजाति की एक चित्रकला है, और यहां से सर्वाधिक प्रश्न पूछा गया है कि पिथौरा कला का संबंध किस जनजाति से है? तो पिथौरा कला का संबंध भील जनजाति से है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पिथौरा कला क्या है? गायन कला है, चित्रकला है, नृत्य कला है, क्या है? तो मैं कहूंगा चित्रकला है। कैसे? तो ये पिथौरा का एक उदाहरण देखिएगा। दीवारों पर रंगों के माध्यम से, फूल पत्तियों के रंग से, जो कृत्रिम रंग होते हैं उनसे, उनके द्वारा दीवारों पर आकृतियां उकेरी जाती है। ग्रामीण परिदृश्य को इसमें दर्शाया गया है। कोई बैलगाड़ी लेकर जा रहा है, कोई अपना भार ढोकर जा रहा है, कोई मवेशी लेकर जा रहा है, कोई पेड़ पौधों को सिंचित कर रहा है, कोई खेतों में काम कर रहा है। यहां पर जंगली जीवों को बताया गया है। पिथौरा ये चित्र शैली है जिसका संबंध सिर्फ भील जनजाति से, और ये विश्व प्रसिद्ध है, दुनिया में इसकी पेंटिंग मानी जाती है। फिर पढ़ाया था वस्त्र आभूषण। मैंने कहा था भील जनजाति श्रृंगार प्रिय जनजाति होती है, जिनसे गोदन प्रथा, गोदने में टेटू जिसे हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में समझते हैं, टेटू बनवाते हैं। साथ ही में याद रखना भील जनजाति की महिलाएं जो गहरी रंग की साड़ी पहनती है उसे सिंदूरी कहा जाता है। भील जनजाति की महिला प्रायः जो वस्त्र धारण करती है उसे अंगरखा कहा जाता है। और साथ ही साथ में याद रखिएगा भील जनजाति की महिला जो विवाह के समय पर दुल्हन जो कपड़ा पहनती है उसे पीरिया कहा जाता है। पुरुष कमीज और धोती धारण करता है, धोती को वो ठेपाड़ा कहते हैं। साफा जो पहनते हैं पगड़ी उसे वो पोत्या कहते हैं। और भील जनजाति में जो लंगोटी है उसे खोइतू कहा जाता है, और खोइतू से प्रश्न पूछा गया है। यहां तक मैं आपको पढ़ा चुका हूं, पर मेरा कुछ नहीं जाता कि मैंने पिछले 5 मिनट दिए जिसमें आपको रिवीजन हुआ। बोलो हाँ। आगे देखिएगा हस्तशिल्प कला, ये पढ़ाना शुरू कर रहा हूं आज से। ये देखो हस्तशिल्प कला, हस्तशिल्प कला हाथों से बनाई गई कलाकृतियां, हाथों से जो बनाते हैं उसमें क्या महारत हासिल है। देखिएगा झाबुआ अलीराजपुर जिलों में मुख्य रूप से 7 हस्तशिल्प कलाकृतियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। मतलब आप क्या समझ रहे हैं? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भील जनजाति की, झाबुआ और अलीराजपुर की भील जनजातियों के द्वारा बनाए गए हाथों के कुछ कलाकृतियां को मान्यता है। जैसे झाबुआ की आदिवासी गुड़िया, आदिवासी जो गुड़िया बनाते हैं ना, आदिवासी गुड़िया, तथा लाल मिट्टी के घोड़े, ये कहां पर बनते हैं? झाबुआ में। कहां पर बनते हैं? झाबुआ में। झाबुआ के लाल मिट्टी के घोड़े और आदिवासी गुड़िया विश्व प्रसिद्ध है भील जनजाति की। गलसन माला, अलीराजपुर की लकड़ी की बैलगाड़ी, भाबरा का पिथौरा आर्ट, ये अभी मैंने आपको बताया पिथौरा आर्ट, ठीक है ना। जोबट का ब्लॉक प्रिंट, साथ ही साथ में कट्ठीवाड़ा का बांस आर्ट, तथा जोबट की पुंजा दरिया। ये देखो पुंजा दरिया निकल कर आई साथ में, राणा पुंजा जी के नाम पर पुंजा दरिया। और यहां पर कट्ठीवाड़ा जो होता है, ये कट्ठीवाड़ा कहां पर आता है? जिला अलीराजपुर में आता है, ठीक है ना। साथ ही साथ में यहां पर याद रखिएगा कट्ठीवाड़ा जो होता है और किस कारण से फेमस है, जल्दी से बताइएगा आप।
किस कारण से फेमस है? ये आम के कारण फेमस है। किसके कारण फेमस है? आम के कारण फेमस है। आगे देखिएगा, ये प्रश्न कहां पर पूछा गया, ये याद रखिएगा, जेल प्रहरी 2017 का प्रश्न। और क्या पूछा था? इन सब में से क्या प्रश्न पूछा था? याद रखिएगा, पुंजा दरिया किस जनजाति के द्वारा बनाई जाती है? और उत्तर सीधा आता है भील जनजाति, और ये आता है जेल प्रहरी 2017 में। मतलब प्रश्न आते हैं, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। आगे देखिएगा, भील जनजाति के लोग अपने निवास स्थान को फाल्या या जिसे आप कहते हैं फलिया कहते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि आपकी तैयारी सिर्फ और सिर्फ कांस्टेबल की नहीं बल्कि एमपीपीएससी लेवल तक की हो रही है। अगर मध्य प्रदेश को आप संदर्भित मानते हैं तो आपके स्टेनोटाइपिस्ट की एग्जाम हो, चाहे आपकी जेल प्रहरी की परीक्षा हो, एमपीएसआई की हो, आपकी एमपी कांस्टेबल की हो, आप यहां पर देख सकते हैं डेयरी फेडरेशन की हो, एएनएम ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट की हो, साथ ही साथ में स्टेट इंजीनियरिंग जो एग्जाम्स होती है उसकी हो, किसी भी राज्य की ऐसी, मतलब मध्य प्रदेश राज्य की कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें मध्य प्रदेश जीके पूछा जाता है, बस अगर आ गया कि इसमें एमपी जीके पूछा जाएगा तो फिर वो सारी परीक्षाओं के प्रश्न यहां से आ जाएंगे। देखिएगा, इनके निवास स्थान को फालिया या फलिया कहते हैं तथा घरों को कू कहते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है, मान के चलो ये एक मोहल्ला है पूरा का पूरा और ये पूरे समूह के साथ में निवास कर रहे हैं, तो ये पूरी जो जगह है यहां से यहां तक की वो सारी के सारी क्या कहलाती? फालिया। जिसे हमारे बच्चे कहते हैं कि सर वो फालिया नहीं फलिया है, तो मैंने वो भी लिख दिया। लेकिन अगर मान के चलो इस लाइन में ये घर बने हुए हैं, ये घर बने हुए हैं, तो ये पूरे 50 के 50 घर तो क्या कहलाएंगे? फलिया। लेकिन ये जो घर एक एक की बात करेंगे तो ये घर क्या कहलाएगा? कू। क्या कहलाएगा? कू। तो ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं। क्लियर हुआ भाई साहब? दूसरा देखिएगा, भीलों का सबसे प्रिय संबोधन मामा होता है। ए मामा, कल जय रो दादा, ए मामा, राम राम मामा, जय जोहार मामा। तो ये क्या होता है? मामा। प्रिय संबोधन, प्रिय संबोधन मतलब समझते हैं? संबोधन का मतलब होता है किसी को आवाज देना, किसी को बुलाना, किसी से ना बोलते हुए से बोलचाल स्थापित करना। तो ये प्रश्न आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिए भाई मैं यहाँ साइड में हूं तो इससे रोक के कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कट्ठीवाड़ा बताया था, तो मैंने कहा था ना कट्ठीवाड़ा अलीराजपुर का नूरजहां आम के लिए प्रसिद्ध है। ये नूरजहां आम कट्ठीवाड़ा ये भी पूछा गया पुलिस में, है कि नहीं बेटा? ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाऊं। इधर देखिएगा, आर्थिक स्थिति की जब बात करते हैं तो आपको लगता होगा कि नहीं सर ऐसे कोई प्रश्न है, तो मैं बताता हूं। ये क्लियर लिखा है, पहले तो एग्जाम देख लो, बाद में आप प्रश्न देखना। एग्जाम में क्या बोलती है? एग्जाम है जेल प्रहरी 2017 और एएनएम ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट 2016 में पूछा गया प्रश्न, लगातार 2 सालों में पूछा गया प्रश्न। क्या प्रश्न है? भील समुदाय मूल रूप से शिकारी और योद्धा है जो परंपरागत रूप से अच्छे तीरंदाज होते हैं। तो जो इस लाइन में रेड किया गया है वही प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न था भील समुदाय मूल रूप से होता है कृषक, शिकारी और योद्धा, व्यवसायी या अन्य कोई एक विकल्प। तो सीधी सी बात है, शिकारी एक बहुत अच्छा शिकारी और एक अच्छा योद्धा होता है, ठीक है ना। 1857 की क्रांति इसका एक उदाहरण है कि वो वीर योद्धा होता है, पराक्रमी होता है। राणा पुंजा इसका एक उदाहरण है। तो आप याद रखिएगा, इनकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें बात करता हूं तो भील जनजाति एक शिकारी और योद्धा जनजाति है, वही गोंड जनजाति एक कृषक वर्ग की जनजाति है। आगे देखिएगा, साथ ही साथ भील एक अच्छे कृषक भी हैं। भीलों के द्वारा की जाने वाली खेती को दजिया या चिमाता कहा जाता है। और यह प्रश्न भी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 2016 में पूछा गया है। क्या पूछ रहा है? स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में पूछ रहा है कि भीलों के द्वारा की जाने वाली खेती को क्या कहते हैं? तो दजिया और चिमाता कहा जाता है। मैं आपको समझाता हूं कि दजिया खेती कैसी और चिमाता खेती कैसी। पर यहां पर देखो ध्यान से, दजिया खेती मतलब झूम खेती, और झूम खेती का मतलब होता है स्थानांतरित खेती। कौन सी खेती? स्थानांतरित खेती। स्थानांतरित मतलब स्थान को परिवर्तित कर देने वाली। भील जनजाति की खेती दजिया और चिमाता कहलाती है। भाई साहब इसको अंडरलाइन करो, क्योंकि पिछले कुछ वीडियो में आपने देखा कि गोंड जनजाति जो खेती करती है उसे शारिया या बेवार कहते हैं। तो दिमाग में बात को डालना है, ना कि रटना है। खेती सभी जनजाति के द्वारा की जाती है, लेकिन उनके नाम अलग अलग दिए जाते हैं। जो गोंड जनजाति खेती करती है उसे कहते हैं छारिया या बेवार, और बेवार पूछा गया है।
लेकिन कल को ये पूछ ले कि बताओ दजिया या चिमाता खेती कौन सी जनजाति करती है, और विकल्प में गोंड भी रहे, तो आपको इतने कमजोर नहीं होना चाहिए सत्यादि का बच्चा कि वो सिर्फ दजिया लगाकर आगे आ जाए, वो वहां बैठे बैठे के और बाहर निकल कर कहे कि बेटा दजिया भील की है और बेवार गोंड जनजाति की है। इतना भी बता दूं मैं तो बहुत बढ़िया। दजिया मतलब झूम खेती, जो मैदानी भागों को जलाकर की जाने वाली कृषि है। मैदानी भाग, जंगलों को जला दिया, राख बनी, मिट्टी उसी में अलट पलट कर दी, उसी में खेती की, वहां से कुछ समय तक रहे, उसके बाद में स्थान बदल दिया, वो क्या होती है दजिया। चिमाता क्या होती है? भीलों द्वारा पहाड़ी ढलानों पर की जाने वाली कृषि। आप अलीराजपुर वाले क्षेत्र में चले जाओ, वहां पर भी आपके नदियों के संगम पर पहाड़ी ऐसे टापू मिलेंगे, और वो उबड़ खाबड़ जो जगह उसमें भी खेती की जाती है, वो खेती भीलों द्वारा की जाने वाली खेती चिमाता कहलाती है। यहां पर देखिएगा, बात जब आर्थिक स्थिति की, मतलब कि सर ये पैसा कैसे कमाते हैं, आर्थिक स्थिति का मतलब तो एक तो खेती से, खेती क्या क्या होती है, एक तो दजिया होती है, चिमाता होती है। दजिया मैदानी भागों पर, चिमाता ढलानी भागों पर। महुए की शराब तथा नशीला पेय पदार्थ ताड़ी। अरे मामा मजा आई गया पानी आई गया मुंह में। ताड़ी के सुनते ही जो बच्चे बैठे हैं अलीराजपुर वो झाबुआ धार इधर बड़वानी वाले, वो तो कह रहे हैं साहब मजा आ गया, बहुत अच्छी बात कर रहे हो, एक नंबर, आगे बढ़ो नहीं और सुनाओ। तो बेटा ज्यादा नहीं सुनाऊंगा, नशा जाएगा नहीं। तो ताड़ी, ताड़ी इनका एक विशेष, आप देखोगे धार जिले में जाओगे तो उधर टांडा तहसील, उधर टांडा तरफ आगे बढ़ोगे आप, मनावर वाल तरफ, बाघ की गुफा तरफ, तो खुलेआम सड़क पर आपको ताड़ी बिकेगी। बड़ा सा गिलास लो, शुरू करके लो, फिर अपने सुरूर में चलते जाओ, तुम मजा आता है कि नहीं। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूं कि भीलों की आर्थिक स्थिति के संदर्भ में अगर देखा जाए तो सामान्यतः ये एक बहुत अच्छे शिकारी और एक योद्धा होते हैं। जेल प्रेरी परीक्षा इन्हें पूछ चुकी है कि भील क्या होते हैं, तो एक शिकारी और योद्धा होते हैं। साथ ही साथ कृषक भी होते हैं। कृषक में ये दजिया और चिमाता खेती करते हैं। दजिया को झूम खेती कहते हैं, जो कि होती मैदानी भागों को जलाकर, और चिमाता जो होती भीलों के द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों पर की जाने वाली खेती। खेती से पैसा कमाते हैं, शिकारों से पैसा इनको मिल जाता है, साथ ही साथ में नशीला पेय पदार्थ ताड़ी बेचकर भी और इनको पैसा मिल जाता है, और पीते भी हैं पीते और पिलाते हैं, मेहमान नवाजी होती है। मैं गया तो मेरे बच्चे मेरे से कह रहे हैं चलेगी क्या? चलेगी तो मैं नहीं चलूंगा फिर, है कि नहीं है? ठीक है ना, वो अपना कड़कनाथ हो गया है कि नहीं है, तो फिर वो क्या है, वो जब चल जाता है आदमी को, फिर आदमी नहीं चलता है ठीक ठाक, वो फिर ऐसे एंडे बेंडे चलता है। चलो आप बेटा कभी वीडियो को यहां पर रोक कर पढ़ लेना, आगे देखिएगा दजिया और चिमाता खेती बताता हूं। देखिएगा, यह है दजिया और चिमाता खेती का एक श्रेष्ठ उदाहरण। आप समझिए, यहां पर दजिया खेती या झूम खेती, मैंने क्या कहा था, मैदानी भागों में जंगलों को जलाकर, ये मैदानी भाग है, ये जंगलों को, सूखे पेड़ों को ये यहां पर जला दिया गया। अब जलाने के बाद में क्या है, ये स्थान बच गया है, ये राख हो गई है, मिट्टी को पलटा जाएगा, राख वहां पर उर्वरक का काम करेगी और इसी में खेती की जाएगी। कुछ समय तक यहां पर खेती करेंगे, लेकिन वनों का क्षेत्र जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इस स्थान को छोड़कर फिर परिवर्तित कर देंगे। तीनों चीजें दिख रही है आपको, एक तो समतल भूमि है, मैदानी भाग है, जंगल दिख रहा है, आग लगी हुई जंगल जलते हुए दिख रहा है, जो जल गया है उसमें राख पड़ी हुई दिख रही है। क्लियर है बोलो? आगे देखते हैं दजिया खेती के बाद में ये होती है चिमाता कृषि। चिमाता कृषि का श्रेष्ठ उदाहरण देखिए आप, नदियां निकल कर जा रही है, ये पहाड़ी ढलान है। आपको सिर्फ पहाड़ी ढलान बता देता तो विश्वास ना होता, लेकिन आप यहां पर देखो कि इस पहाड़ी ढलान पर बेलों के द्वारा ऐसे चढ़ाई करवाकर इन्हें ये हल चलाया जा रहा है, और ये बेगा जनजाति में वर्जित है हल, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं भील जनजाति। तो समझ में आ गया दजिया और चिमाता कृषि? क्लियर है भाई? सब क्लियर है? ये आपको दिनों दिन सालों साल तक नजर में बनी रहेगी दजिया और चिमाता, ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट पर आइएगा। नेक्स्ट पर आते हैं जनजाति शब्द। भील जनजाति में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता है, पर भील जनजाति ऐसा नहीं है भाई, आज से हजारों साल लाखों साल पुरानी रामायण महाभारत में उल्लेख मिलता है, तो आपको भी नहीं पता कि कुछ चीजें क्या है। देखिएगा, फायरे फायरे, फायरे फायरे क्या है, जैसे कि मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा था फड़ा पेन, मैंने कहा था फड़ा पेन, ये गोंड जनजाति का शब्द है फड़ा पेन। फड़ा पेन का मतलब होता है धरती, आकाश, अग्नि, जल और वायु, तीन पांचों चीजों का संगम, फड़ा पेन। तो फड़ा पेन किस जनजाति का शब्द है? तो आपने तुरंत उठा करके दिया गोंड जनजाति का शब्द है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन अब मैं कहूं फायरे फायरे, तो याद रखिएगा फायरे फायरे भील जनजाति का शब्द है, जिसका मतलब होता है रणघोष। जैसे कि शिवाजी जब युद्ध में उतरते थे तो क्या कहते थे? हर हर महादेव, ये युद्ध घोष है कि नहीं? जय भवानी, उस तरह से कहते हैं फायरे फायरे। आगे देखते हैं भगत।
धार्मिक संस्कारों को संपन्न कराने वाला व्यक्ति भगत कहलाता है। और मैं पहले पढ़ा चुका हूं, धार्मिक संस्कारों को संपन्न कराने वाला व्यक्ति भगत, और वही व्यक्ति होता है सबसे पवित्र व्यक्ति कहलाता है। दो चीज हुई। तीसरा देखिएगा, फला और पाल दोनों अलग अलग है। भीलों के छोटे गांव या एक छोटे मोहल्ले को फला कहते हैं और बड़े गांव को पाल कहते हैं। हो सकता है आपके एरिया में ना कहते हो, पर इसका मतलब यह नहीं कि आपके एरिया में ही भील रहते हैं, इसके अलावा नहीं रहते हैं। तो बड़े गांवों को फला कहते हैं और छोटे एरिया को जो होता है पाल कहते हैं। भील पांडा क्या होता है? तो यह भील पांडा जो भीलों का एक सम्मान सूचक शब्द होता है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से इनका एक सम्मान सूचक शब्द संबोधन जो होता है वो मामा होता है। ठीक है ना। किसी को अगर जातिगत सम्मान देना है तो वो उसे भील पांडा कहा जाता है, श्रेष्ठ बताते हैं। और मामा एक संबोधन वैसा है जो हम किसी को भी कह सकते हैं कि भाई, जैसे हम कहते हैं ना, हम कहते हैं किसी को भी, दुकानदार हो, टेम्पो रिक्शा वाला हो, गाड़ी वाला, कोई भी कहते हो भैया भैया भैया, पानी पूरी वाला भैया, सब भैया हो गया हमारे लिए, एक श्रेष्ठ संबोधन हो गया। उस तरह से मामा 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 मामा। लेकिन भील पांडा, जब आप बड़े बड़े जातिगत सम्मानी लोग बैठे हो, उसी में से आकर किसी को आप एक श्रेष्ठ सम्मान से नवाजते हैं तो भील पांडा हो जाता है। आगे देखते हैं धार्मिक मान्यता क्या कहती है। तो जिस तरह से दूल्हा देव, बूढ़ा देव, बड़ा देव गोंड जनजाति के प्रमुख देवता है, याद रखिएगा भीलों के प्रमुख एवं शक्तिशाली देवता राजा पंथा है। कौन है? राजा पंथा। तो यहां से याद रखिएगा कि भीलों के सर्व प्रमुख या फिर प्रमुख देवता कौन है? राजा पंथा। इनके अतिरिक्त वन, जल, फसल तथा घोड़े एवं सर्प की पूजा भी इनके द्वारा की जाती है। घोड़े की और सर्प की पूजा भी इनके द्वारा की जाती है, क्योंकि इनका संबंध ही जंगल, जल, धरती, आकाश, वायु, ये पूछते हैं नदियों को, वनों को। ठीक है ना। यहां से प्रश्न निकालिएगा, ये सारे के सारे केवल फायरे फायरे क्या है? तो रणघोष है, भील जनजाति का। भील पांडा यह सम्मान सूचक शब्द है। राजा पंथा इनके प्रमुख देवता है। नेक्स्ट पर आइए, भगोरिया पर्व करप पोरिया कले हुई रो भगोरिया। चलो महाराज साथ में लेके चलते हैं। देखो भाई, भगोरिया भील जनजाति का सबसे बड़ा हाट उत्सव है। हाट मतलब होता है मेला, उत्सव का मतलब होता है पर्व। तो हाट मतलब की मेला, उत्सव मतलब की पर्व, दोनों चीज याद रखिएगा, क्योंकि उससे उस मेले को लोग अपनी जाति का एक उत्सव ही मानते हैं, त्योहार मानते हैं, इस कारण से वो पर्व हो गया। आगे देखिएगा, जो आदिवासी जिलों अर्थात झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी और खरगोन में विशेष धूमधाम से मनाया जाता है भगोरिया पर्व की बात सुनिएगा। भगोरिया उत्सव वास्तव में प्रेम विवाह, सांस्कृतिक आदान प्रदान, मतलब अपने संस्कृति के बारे में लोगों को जानना। वहां लोग सांस्कृतिक तौर पर वेशभूषा में आते हैं, कोई बांसुरी लेकर आता है, कोई धनुष तीर कमान लेकर चलता है। आर्थिक विनिमय मतलब लोगों की रोजगारी का साधन हो जाता है। लोग वहां पर भील जनजाति के लोग, उन्हें पता है कि जातिगत रूप से क्या बिकेगा, उस चीजों की दुकान लगाते हैं, हाट लगाते हैं, रूप से जाना जाता है। इसका आयोजन होली, भाई साहब जहां अंडरलाइन कर दी ना वो पत्थर की लकीरें समझ लेना, जे मान के चलना सीता मां के लिए लक्ष्मण खुद खींच रहा है। ध्यान से सुनना, उल्लंघन नहीं होना चाहिए। भगोरिया पर्व किस त्योहार के समय लगता है? ये प्रश्न जब आएगा तो बाबा शेखावत का नाम आएगा और ऊपर लिखा होगा होली रे होली, कसी बोली दादा होली। कितने दिन के लिए लगता है? तो ये 7 दिन के लिए लगता है। तो यही तो पूछा जाता है कि भगोरिया पर्व किस जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है? पहला प्रश्न भील, मैं ही बोल रहा हूं प्रश्न, मैं ही दे रहा हूं उत्तर, भील जनजाति का है। पूछा जाता है भगोरिया पर्व कौन से त्योहार के समय पर लगाया जाता है? तो होली के समय पर लगाया जाता है। तीसरा प्रश्न, भगोरिया पर्व कितने दिनों तक आयोजित होता है? तो 7 दिनों तक आयोजित होता है। भगोरिया पर्व मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में आयोजित होता है? तो भगोरिया पर्व मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में आयोजित होता है। जिले बोलो तो झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन में आयोजित होता है। अब आगे देखिएगा, 7 दिन पहले प्रारंभ होता है, मतलब कि 7 दिनों तक ही चलता है। भगोरिया या भोंगरिया पर लिखी गई किताबों के अनुसार भोंगरिया राजा भोज के समय लगने वाले हाट को कहा जाता था क्या? भगोरिया। क्लियर हुआ यहां पर? तो भगोरिया के संदर्भ में और कौन कौन सी चीज महत्वपूर्ण होती है? मैं जब साइड में खड़ा हूं, ये वीडियो आपको वो कंडीशन है जहां वीडियो रोक कर लिख सकते हैं। आगे देखिएगा, यह मेला 7 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक चलता है? 7 दिनों तक चलता है। और 7 दिनों में इस मेले में क्या क्या होता है? तो 3 भाग में बटा हुआ मेला है। देखिएगा, पहला होता है गुलालिया। क्या होता है? गुलालिया। यह प्रारंभिक 2 दिनों तक चलता है। प्रारंभिक 2 दिनों तक चलता है। तीसरा होता है गोल गधेड़ो। यह पूछा जाता है, गोल गधेड़ो, यह अगले 3 दिनों तक चलता है। ठीक है ना।
तीसरा होता है उजाड़िया। ये उजाड़िया जो है अंतिम 2 दिनों तक चलता है, तो 2, 3, 5 और 2, 7 टोटल कितने दिनों तक चलता है? 7 दिनों तक चलता है। अब इस चीज को समझो, मैं आपको क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। गुलालिया मान्यता है कि इस मेले में प्रथम 2 दिनों तक जो होता है स्त्री पुरुष एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, जो कि ठीक है, सही भी है कि वो एक पर्व होली के समय का है जिसे हम पहले उत्सव के रूप में मनाते हैं, लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। ऐसा कहते हैं कि पुराने समय में, आज तो स्थिति बदल गई पर आप नकार नहीं सकते इस बात को, भगोरिया की प्रसिद्धि का कारण ही जो पुराने प्राचीन समय में बताया गया वो है। आज इसका अस्तित्व आप कैसे ही बदल लो, आप अपने हिसाब में, आपकी उम्र क्या होगी? 25, 20, 25, ज्यादा 30, 35। आप अपने 35 साल तक के अनुभव के आधार पर यह नहीं कह सकते हैं कि जो पुरानी बातें हैं वो गलत है। भगोरिया जो है वो पहले 2 दिन तक जो चलता है गुलालिया, मान्यता है कि इसमें एक लड़का एक लड़की को गुलाल लगाता है, और लड़की भी अगर उसे गुलाल लगा दे या पान का बीड़ा खिला दे तो वो एक दूसरे की पसंद मानी जाती है, और वो प्रेम विवाह के लिए एक दूसरे के लिए राजी माने जाते हैं। दूसरा देखिएगा, गोल गधेड़ो, तो याद रखिएगा गोल गधेड़ो वो विवाह प्रथा ही है। गोल गधेड़ो वो विवाह प्रथा है, आप कुछ भी कर लो, आपको लिखा आएगा गोल, जब विवाह पढ़ाऊंगा ना तब विवाह में आएगा गोल गधेड़ो विवाह प्रथा है। विवाह प्रथा है, क्या है? विवाह प्रथा है। वो जिन्होंने 2 दिनों में एक दूसरे को पसंद किया था, वो 3 दिन जो होते हैं वो विवाह प्रथा के होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? याद रखिएगा 3 दिनों में जो होता है वो विवाह प्रथा कहलाती है, गोल गधेड़ो, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं? घूमते रहते हैं, बाजार हाट करते हैं, सामान खरीदी करते हैं। और उजाड़िया का मतलब होता है अंतिम के 2 दिन जब बाजार समाप्त होने को रहता है और समाप्ति की ओर अग्रसर होता है। यहां पर देखिएगा, भगोरिया एक नृत्य भी है जो भील जनजाति का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। इसके अतिरिक्त कहरवा, टोडा, पड़वा तथा दागला ये भी भील जनजाति के प्रमुख नृत्य है। आगे देखेंगे, भगोरिया मेले के लिए झाबुआ प्रसिद्ध है, नाम से, झाबुआ के नाम से भगोरिया जाना जाता है। तथा अलीराजपुर जिले का वालपुर तहसील इसकी लगेगी सोंडवा। अलीराजपुर जिले की तहसील सोंडवा क्षेत्र है वालपुर, एक वहां पर आपको कस्बा टाइप मिलेगा। वो विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होता है। मतलब झाबुआ में तो बहुत बड़ा मेला लगता ही है, पर अलीराजपुर जिले में भील जनजाति के द्वारा लगाया गया मेला, वालपुर का जो मेला होता है, यह भी बड़ा प्रसिद्ध है, क्योंकि यहां पर विदेशी पर्यटक लोग भी, विदेशी लोग भी इस मेले को देखने के लिए आते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो यहां से आप भगोरिया पर्व का निकालिएगा। होली के समय लगता है, 3 भाग में बटा होता है, 7 दिन में लगता है। पहला भाग गोलालिया 2 दिन, दूसरा गोल गधेड़ो 3 दिन, उजाड़िया 2 दिन आयोजित होता है। भीलों का नृत्य भी है भगोरिया। उसके अलावा कहरवा, टोडा, पड़वा और दागला भी इनका नृत्य है, नृत्य शैली है। झाबुआ इसके लिए प्रसिद्ध है, भगोरिया के लिए। लेकिन अलीराजपुर का वालपुर, कल को पूछे कि अलीराजपुर वालपुर का मेला किस जिले में लगता है, तो कह देना अलीराजपुर में। वालपुर का मेला अलीराजपुर की किस तहसील में लगता है, तो कह देना सोंडवा में। वालपुर का मेला कौन से मेले के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा भगोरिया के लिए। और भगोरिया का मेला किस जनजाति के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा भील जनजाति के लिए। और भील जनजाति का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो उत्तर दीजिएगा भगोरिया। हाँ, कितने ही घुमा ले, ओ कितने ही घुमा ले तुमको, तुमने ठस के मस नहीं होना है। उत्तर जो पूछे वही देना है, लेकिन गलत नहीं देना है, हैं? बोलो, ठीक है। नेक्स्ट पर आओ। ये भगोरिया का मेला मजेदार, दनादन नाचो रे भैया, एकदम मजा आ जावे मजा पड़ना में। मुझे तो देख के मजा आ जाता। देखो क्या क्या सांस्कृतिक वेशभूषा है, एक जैसे परिधान में महिलाएं, साथ में पीछे असंख्य की संख्या में भीड़ देखो, और ना क्या डांस चलता है। मैं यहाँ नृत्य कर रहा हूं लेकिन आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं बता दूं अत्यंत प्रसन्नता हो रही है इस बात को देखकर। तो ये भगोरिया का पर्व, भाई साहब जहां से भी हो आना होली के समय। इस बार बच्चा मुझे धोखा दे गए, यहाँ के सत्यादी वाले, लेके चलेंगे, वो लेके नहीं गए। उनको ऐसा लगा मैं ही कोरोना हूं इसलिए मुझे लेके ही नहीं गए वो। पर मैं आऊंगा बेटा, बहुत दूर तक आऊंगा मैं। ये देखिएगा, ये आपको मैं बताता हूं, ये ऐसा मेला भराता है भाई, झोंका झूले चलते हैं रे दादा। और ये भीड़ देखो, छोटी छोटी दुकानें लगी हुई है रे भैया। साथ में देखो ये होली के समय पर होता है, और ये होलिया में उड़े रे गुलाल, ये गुलाल उड़ाते हैं। और मजेदार चीज है, कुछ अपना ही एक मजा होता है। भारत जो देश है वो संस्कृतियों का देश है, और भील जनजाति की भी अपनी एक संस्कृति होती है जो अनेक रंगों में एक रंग को पिरो देती है। देखिएगा ये होली का त्योहार है, उसके समय पर मजा आ जाता है। तो भगोरिया याद रखना, भगोरिया चलो आगे बढ़ो। भील जनजाति के विवाह,
भील जनजाति के कुछ विवाह की बात करें तो याद रखिएगा, गंधर्व विवाह, समझ में आ रहा है? पूछ लो मम्मी पापा से कि भैया आप करा रहे हो तो गंधर्व विवाह। अपहरण विवाह, लेके निकल लो चुपचाप, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेवा विवाह, सेवा विवाह मैंने बताया था आपको, सेवा विवाह मैंने आपको बताया था, ससुराल में जाकर विवाह पूर्व सेवा करना, शादी से पहले सेवा करना, ठीक है ना। चलिएगा आगे देखिएगा, शक्ति विवाह, जैसे करूंगा मैं तो मैं करवा नहीं, जैसे करूंगा मैं तो शक्ति विवाह, ठीक है। नात्रा विवाह, स्पष्ट लिखा, विधवा पुनर्विवाह। घरघुसी विवाह मतलब होता है घुसपैठिया विवाह, इसका मतलब सीधा सा समझिएगा घर जमाई। क्या है भाई साहब? घर जमाई, ठीक है ना, घर जमाई। ऐसा थोड़ी घर में घुस के ब्याह कर लेने का, जंगल में करोगे। परीक्षा विवाह और विनिमय विवाह में स्पष्ट लिखा, वधु धन अर्थात दापा प्रथा का प्रचलन। वधु धन अर्थात दापा प्रथा का प्रचलन, लड़का पक्ष जो होगा लड़की को दहेज देगा तो वो होता है विनिमय विवाह। अर्थात विनिमय का मतलब क्या होता है? विनिमय का मतलब होता है एक चीज लेना दूसरी देना। मतलब जब आप उस पक्ष से कन्या ले रहे हो, लड़की जब आपके घर में आ रही है तो एक कोई आया तो कोई जाएगा, मतलब जब लड़की आएगी तो धन जाएगा, तो लड़की वालों को धन देना, क्योंकि उनका एक कन्या धन आप लेकर आए हो तो आपको एक आर्थिक धन देना होगा, तो उससे इसमें दापा प्रथा कहा जाता है। कुछ लोग इस प्रथा को बुराई के तौर पर देखते हैं, उसके लिए भी कुछ काम किया है, देखते हैं क्या है। देखो इधर, दापा प्रथा उन्मूलन हेतु अभियान। देखना भाई, इतना अच्छा पढ़ा दिया है आपको कि कुछ चीज छूटी नहीं है। देखना, झाबुआ जिले में भील एवं भिलाला जनजातियों में दापा प्रथा, जिसे आप अपनी भाषा में समझो दहेज की प्रथा का प्रचलन है। इस प्रथा में वर पक्ष मतलब लड़के के पक्ष वाले और वधु पक्ष को दहेज दिया जाता है। मतलब वर पक्ष की ओर से, ये वो वाला और नहीं है, डबल मात्रा का मतलब होता और, तो क्या हो जाता और, इसके अलावा अतिरिक्त। और का मतलब होता है की ओर, वो नदी की ओर गया है, वो घर की ओर गया है। सिंगल मात्रा लगी इस और का मतलब है, तो इसका मतलब ये नहीं और क्या हालचाल है वो ये पूछते और क्या हालचाल है, मतलब एक्स्ट्रा। और का मतलब होता है मेरी ओर मत देख, समझ में आ रहा है ना, वो वाला। तो वर पक्ष वधु पक्ष को दहेज दिया जाता है अक्टूबर 2016 से, मतलब 4 साल पहले से। इस प्रथा को समाप्त करने हेतु साथीदार अभियान चलाया जा रहा है। तो साथीदार अभियान का संबंध किस प्रथा से है? तो दापा प्रथा। दापा प्रथा मतलब दहेज प्रथा। दापा प्रथा का संबंध किस जनजाति से? भील जनजाति। इसको कब से बंद करने का प्रयास कर रहे हैं? अक्टूबर 2016 से। दापा प्रथा के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? साथीदार अभियान। साथीदार अभियान का संबंध किस जनजाति से है? साथीदार अभियान का संबंध भील जनजाति से। बोलो हाँ, सब तो क्लियर है यार भाई। क्या और क्या चाहिए, और क्या चाहिए आप लोगों को, है ना भाई? ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट पर आइएगा। ये भील जनजाति की जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें आपको पढ़ानी थी मैंने पढ़ाई। उम्मीद करता हूं कि बेहतर से बेहतर देने का पूरा प्रयास किया है। इससे बेहतर की जुगाड़ में जाओगे तो जुगाड़ फेल है आपकी। लेकिन जितना पढ़ाया है अगर इसे कंठस्थ कर दिया आपने तो आप यकीन मानिए आप इतना बेहतरीन पढ़ के जाएंगे कि किसी तोड़ ही नहीं उस बात का। मतलब मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि आप जो पढ़ रहे हैं वो बेस्ट और बेस्ट है। आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद में कोई विचार मत करना कि और क्या पढ़े। पहले ये पढ़ लो, उसके बाद में विचार करने का भी समय नहीं रहेगा भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट पर आ जाइए। भारिया जनजाति में आपको पढ़ा देता हूं। हालांकि मैंने आपसे कहा था बेगा जनजाति पढ़ाऊंगा, पर बेगा जनजाति खुद अपने आप में इतनी बड़ी जनजाति है कि उसे सिर्फ एक लेक्चर में उसे ही पढ़ाया जा सकता है। तो मैं इसमें आपको भारिया जनजाति पढ़ा देता हूं। कौन सी? भारिया ट्राइब्स। ध्यान से सुनिएगा, भारिया जनजाति को पढ़ते हैं। देखिएगा, भारिया मध्य प्रदेश की विशिष्ट पिछड़ी जनजाति है। भारिया जनजाति की बात कर रहा हूं, पिछड़ी हुई जनजाति है। कैसे? मैं कह सकता हूं मध्य प्रदेश में 3 जनजाति, बेगा, दूसरी है भारिया और तीसरी है सहरिया। बेगा, भारिया और सहरिया, ये तीनों जनजाति भारत सरकार द्वारा प्रदेश की अत्यंत पिछड़ी जनजाति में से एक है। तो ये आ गया, भारिया का नाम भी आ गया। बेगा को और हम पढ़ेंगे और सहरिया को पढ़ेंगे। गोंडों के लिए भारवाहक कार्य निर्वाह करने के लिए इसे भूमिया या भारिया नाम दिया गया। भार निर्वाहक मतलब
गोंड जनजाति जो है, ध्यान से सुनना भाई, कितनी अच्छी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। गोंड जनजाति जो है, वो गोंड जनजाति को, ये जो भारिया लोग होते हैं, वो भारिया गोंड जनजाति को अपना अग्रज मानते हैं। अग्रज, दो शब्द होते हैं, एक होता है अग्रज और एक शब्द होता है अनुज। अग्रज का मतलब होता है बड़ा और अनुज का मतलब होता है छोटा। अगर आप अपने भाई को कहो कि मेरा अनुज है, इसका मतलब आपने ये नहीं कहा कि उसका नाम अनुज है, वो आपका छोटा है। तो आप किसी को भी परिचय करवा दो शुद्ध हिंदी में, बोले मेरा अनुज है। जैसे रामायण में देखना, भगवान राम लक्ष्मण जी को जब लेकर जाते थे तो किसी आश्रम पर पहुंचते थे तो वो कहते थे कि प्रणाम गुरुवर, मैं दशरथ पुत्र राम हूं, ये मेरी भार्या सीता और ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। ऐसा नहीं है उनका नाम अनुज भी था, लक्ष्मण है। अनुज मतलब अपने आप में छोटा, लेकिन अग्रज, अग्रज मतलब होता है बड़ा। तो भार्या अपने आप को गोंड जनजाति का छोटा भाई और गोंडों को अपना अग्रज मानते हैं, मतलब अपने से बड़ा मानते हैं और उन्हीं के कार्यों का भार निर्वाह करते हैं। इस कारण से भारिया हो गए। आगे देखते हैं। भारिया अपनी उत्पत्ति बघेल खंड के शासक राजा कर्णदेव से मानते हैं। बहुत बहुत काम की चीजें दे रहा हूं मैं आपको, ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, बहुत काम की चीजें। बघेल खंड के एक शासक रहे राजा कर्णदेव, और राजा कर्णदेव को अपनी जनजाति जो होते हैं, राजा कर्णदेव को मानते हैं कि यही हमारे उद्धारक है, यही हैं जिनके कारण हम भारिया जनजाति की उत्पत्ति हुई है। भारिया जनजाति का विस्तार मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट तथा जबलपुर में हुआ है। विस्तार कहां का पर है? देखो आपको रटा रटा है कि छिंदवाड़ा में मिलती है, पर इसका मतलब है नहीं कि छिंदवाड़ा में है। छिंदवाड़ा की तो एक जगह इतनी फेमस है कि वहां सबसे ज्यादा वही है, इस कारण से। वरना छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और जबलपुर में भारिया जनजाति है। अब देखना क्या मस्त प्रश्न देता हूं। इनका मूल निवास स्थान तो महोबा, ये महोबा कहां पर है? छत्तीसगढ़। कहां पर है भाई मेरे? छत्तीसगढ़। महोबा छत्तीसगढ़। एक महोबा वो वाला नहीं, ये महोबा है। एक महोबा भिंड में भी है, भिंड महोबा, वो वाला नहीं, ये छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं। अथवा बांधवगढ़, ये कहां पर है? आपके मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ कहां पर है? जिला उमरिया, ठीक है ना, जिला उमरिया में, ठीक है ना। कैसा माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति वास्तविकता में महोबा छत्तीसगढ़ से और बांधवगढ़ से मानी जाती है। लेकिन देखना, भारिया जनजाति का एक बड़ा समूह छिंदवाड़ा जिले की तामिया तहसील, एक एक चीज काम में रखना, छिंदवाड़ा जिले की तामिया तहसील के पातालकोट नामक स्थान पर निवास करता है। यह विशेष रूप से यहां ज्यादा निवास करता है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि वो सिर्फ यही निवास करता है। पुनः सुनिएगा, भारिया जनजाति मध्य प्रदेश की तीन पिछड़ी जनजाति बेगा, भारिया और सहरिया में से एक है। बेगा जनजाति गोंड जनजाति को अपना अग्रज मतलब अपने से बड़ा मानती है और उनका भार निर्वाह करती है। भारवाह के इस कारण से इसे भारिया या भूमिया कहा जाता है। भूमिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि भूमि के अंतर्गत भूमि के सबसे निचले क्षेत्र में निवास करती है। कहां पर? पातालकोट में। और पातालकोट को मध्य प्रदेश का सबसे निचला हिस्सा माना जाता है, सबसे निचला, गहरी खाई माना जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। राजा कर्णदेव को अपना ये क्या मानते हैं? उत्पत्ति मानते हैं। आगे देखिएगा, यह है पातालकोट। देखो आप, समझो आप, ऐसी जंगल सी खाई जहां पर सामान्य सा आदमी दूर खड़कर अपने आप को मानो यह समझता है कि इस जंगल में चला गया तो सहजता से आना इसमें मुश्किल है, दुर्लभ है। क्या ऐसा स्थान? ये जो खड़ी सी खाई है, इसकी खासियत बताता हूं, याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। नजर हटी दुर्घटना घटी। मैं क्या कह रहा हूं? प्रश्न आता है, इसे कहते हैं ये है पातालकोट। ये कौन सी जगह है? पातालकोट। कौन सी जगह है? पातालकोट, ठीक है। तहसील कौन सी आती है? तहसील आती है तामिया। देखना बेटा मेरे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिला कौन सा आता है? तो याद रखिएगा, जिला आता है छिंदवाड़ा। कौन सा आता है? जिला छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से। याद रखना, पूछा जाता है पातालकोट की आकृति कैसी है? पातालकोट अंतरिक्ष से देखने पर कैसा दिखाई देता है? तो याद रखिएगा, इसकी आकृति है घोड़े के नाल की तरह, घोड़े के नाल की तरह, घोड़े के नाल की तरह, घोड़े के नाल की तरह इसकी आकृति है। घोड़े के नाल कैसा आता है? तो याद रखिएगा, घोड़े का जो नाल होता है वो ऐसे टाप की तरह होती है, इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से इसकी आकृति दिखाई देती है। तो घोड़े की नाल की तरह, आपने देखा होगा घोड़े की नाल को लोग वास्तुशास्त्र के हिसाब से गेट, मुख्य द्वार पर भी टांगते हैं। मैं फिर बता रहा हूं, ये सारे के सारे प्रश्न पूछे गए ना मेरे भाई, क्या चाहिए आपको, ठीक है ना। अच्छा,
साथ ही साथ में याद रखिएगा, जब आप बात करते हैं मध्य प्रदेश में जब आप बात करते हैं कुछ अच्छे अच्छे क्षेत्रों की, तो पातालकोट का नाम जरूर आता है। ठीक है ना, यहां पर याद रखेंगे आप। ठीक है, ओके। साथ ही साथ में अब बढ़ता हूं मैं पातालकोट में। यहां पर जनजाति निवास करती है कौन सी? भारिया जनजाति। कौन सी जनजाति निवास करती है? भारिया जनजाति। भारिया जनजाति का निवास स्थान पातालकोट। यहां एक और चीज बता दूं मैं, सबसे निचला स्थान मध्य प्रदेश का, सबसे निचला स्थान, सबसे निचला स्थान, सबसे निचला स्थान, सबसे निचला स्थान है, सबसे निचला स्थान है। ठीक है ना, ओके। चलिए नेक्स्ट पर आ जाइए, मैं इसे रफ कर रहा हूं, इससे पहले आप लिख लीजिए, वीडियो रोककर कहीं भी, सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, देखिएगा आगे देखिएगा। पातालकोट चारों ओर से पहाड़ों से घिरा मध्य प्रदेश का सर्वाधिक निचला स्थान है, बता ही दिया मैंने, जहां कुल जनसंख्या का 90% भारिया जनजाति। अब बोलो आप, मतलब वो कह रहा है कि इस क्षेत्र के आसपास अगर 100 लोग रह रहे हैं, वो 100 में से 90 तो भारिया ही है। इस कारण से ही तो कहते हैं कि भारिया सर्वाधिक कहां निवास करते हैं? पातालकोट में, छिंदवाड़ा, तामिया तहसील। आधुनिक सभ्यता से पूर्णतः कटे हुए पातालकोट के भारिया समूह को 1981 इन 1981 की जो जनगणना हुई थी, सुनना, 81 की जनगणना हुई, 91 की हुई, 2001 की हुई, 2011 की हुई, 2021 में होगी, मतलब हर 10 साल में जनगणना होती है ना। जब 1981 में जनगणना हो रही थी, तब प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। उस जनगणना की बात करो तो इस जनगणना में जंगलियों में जंगली कहा गया भारियाओं को। मतलब क्या था? जनगणना वालों ने देखा कि क्या जिंदगी है, क्या रहवास है, कितने पिछड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि जंगलियों में भी यदि कोई जंगली है ना, जैसे कहते हैं ना, देखो भाई मैं उदाहरण बताऊं, जैसे हम कहते हैं श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठ, मतलब सबसे ऊपर हाई लेवल का, तो सबसे हाई लेवल की सबसे निचले स्तर पर सबसे पिछड़ी हुई जनजाति भारिया है। तो याद रखना, कौन सी जनजाति को 1981 की जनगणना में जंगलियों में जंगली कहा गया था? तो वो होगी भारिया जनजाति। पूछा जाएगा कि जंगलियों का जंगली किसे कहा गया है, तो भारिया जनजाति को कब कहा गया है? तो 1981 की जनगणना में कहा गया है। बोलो हाँ, सब क्लियर है? ओके। भारिया शब्द का अर्थ है ज्ञान का अभाव, और वाकई में इन्हें बहुत कम ज्ञान है, ज्ञान का अभाव है। इस कारण तो ये विकास की मुख्य धारा से जुड़ना ही नहीं चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, इनके घर आज की तारीख में देखा जाए ना, तो किताबें तो अलग कहती है, लेकिन इनके घर जो है ना, आज भी आप सोचो, जिस तरह से एक जंगल में एक जंगली बिल्ली मिट्टी को खोद कर मिट्टी बाहर फेंक कर, जैसे चूहा बिल बनाता और मिट्टी बाहर फेंक कर अंदर रहता है ना, इसी तरह से भारिया जनजाति पहाड़ियों में ऐसे पहाड़ियों को खोदती है, और जितनी जगह 2-4 फीट 8 फीट 2 मीटर उनको रहने के लिए रहती है, उनको खोद के रहती है। आगे देखिएगा, भारिया मध्य प्रदेश की 3 सर्वाधिक पिछड़ी जनजातियों में से एक है। वो 3 कौन कौन सी? बेगा, भारिया और सहरिया। ठीक है ना। भारिया जनजाति भरनोती बोली बोलती है। कौन सी बोली बोलती है? भरनोती, भरनोती। आगे देखिएगा, भारिया जनजाति का मुख्य खाद्य पदार्थ पेंज है। पेंज क्या होता है? मैंने आपको बताया था, मोटे अनाज, मोटे अनाज, मोटे अनाज, मोटे अनाज। मोटे अनाज में क्या होता है? ज्वार होता है, बाजरा होता है, मक्का होता है। मोटे अनाज का नमक के पानी में, नमक के पानी में घोल, मोटे अनाज को नमक के पानी में घोल लिया जाता है और पेज तैयार किया जाता है। और जब भी कोई मेहमान अतिथि आता है तो उसका स्वागत पान पराग से नहीं, पेज से किया जाता है। बोलो समझ में आ रहा है? ये भारिया जनजाति के बारे में बेटा सब प्रश्न आएंगे। ज्ञान का अभाव किस जनजाति का मतलब है? सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति कितनी है? 3 है। बेगा, भारिया, सहरिया है। पेज क्या होता है? मोटे अनाज का नमक के साथ में घोल एक पदार्थ होता है। भरनोती बोली कौन सी जनजाति बोलती है? भारिया बोलती है। 90% जनजाति पातालकोट में निवास करती है, कौन सी है? भारिया है। जंगलियों का जंगली किसे कहा गया? भारिया को कहा गया। कौन सी जनगणना में? 1981 में कहा गया। छिंदवाड़ा में पातालकोट कौन सी तहसील में आता है? तामिया में आता है। कौन सी जनजाति का? भारिया का आता है। क्या चाहिए यार बेटा आपको? सब तो है। नेक्स्ट पर आ जाओ। आवासीय व्यवस्था, इनकी आवासीय व्यवस्था, भारिया जनजाति के गांव को ढाना कहा जाता है। यदि भील जनजाति के गांव को फालिया या फलिया कहा जाता है, तो भारिया जनजाति के गांव को ढाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ढाना कहा जाता है। जिसमें 2 से 25 घरों तक आवासों का एक समूह होता है, जिन्हें आमने सामने की पंक्तियों में बनाया जाता है। इन घरों की दीवारें मिट्टी, बांस तथा लकड़ियों के उपयोग से तथा छत घास व पत्तों से बनाई जाती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि मान के चलो ये पूरा गांव है, तो वो क्या कह रहा है
कम से कम 2 घर और अधिकतम 25 घर, ऐसा नहीं कि 25 हो गए तो बंदी कर दिया, 25 घरों तक का एक गांव होता है। और घर जो होता है बीच में ये रास्ता होता है, ये रास्ता होता है, ये रास्ते के आमने सामने घर बनाए जाते हैं। इस तरह से आमने सामने मिलजुल कर घरों का रहते हैं। और ये पूरा जो गांव होता है उसे ढाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ढाना कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ढाना किस जनजाति के गांव को कहते हैं? तो ढाना भारिया जनजाति के गांव को कहते हैं। आमने सामने की पंक्ति में घर बने होते हैं। अर्थव्यवस्था क्या है? भारिया जनजाति में कृषि की प्रधानता है, खेती करते हैं। क्या करेंगे इसके अलावा? स्थायी कृषि करते हैं। इसके अतिरिक्त मजदूरी, शिकार, जड़ी बूटी और वनोपज का संकलन करते हैं। वनोपज मतलब लकड़ी हो गई, तेंदू पत्ता हो गया, फल फ्रूट हो गए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उससे निकलने वाला गोंद हो गया, जो भी चीज होती है वनोपज, उसका संकलन करते हैं। इस तरह से भारिया अपने जीवन का यापन करते हैं। आगे देखेंगे, नेक्स्ट पर आते हैं। प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में निवास करने वाले, दक्षिण हिस्से भाई साहब सीधी सी बात है, छिंदवाड़ा में निवास कर रहे तो दक्षिण में ही गए। निवास करने वाले भारिया हिंदू धर्म को मानते हैं। प्रश्न भी उठ सकता है ना भाई साहब, सर इतने पिछड़े हुए किस धर्म से जुड़े हुए हैं? हिंदू धर्म को मानते हैं। और इनके प्रमुख देवता बूढ़ा देव है। प्रश्न का समझ में अगर आया हो तो मैंने कहा था ये लोग गोंड को, गोंड जनजाति को अपना अग्रज मानते हैं, मतलब कि बड़ा भाई मानते हैं। और गोंड जनजाति के ही प्रमुख देवता है बूढ़ा देव। तो इनके भी देवता कौन से हो गए? बूढ़ा देव, क्योंकि गोंडों को अपना अग्रज मानते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं आया? आगे देखते हैं। विवाह की बात करते हैं तो याद रखिएगा, भारिया जनजाति में समगोत्री विवाह वर्जित है। वर्जित है का मतलब नहीं होता है। समगोत्री मतलब, एक उदाहरण देता हूं कि समगोत्री मतलब क्या था? गोत्र समान नहीं होनी चाहिए, गोत्र समान नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मान के चलो एक जनजाति है झेड, इसकी गोत्र है, एक गोत्र है ए, एक गोत्र है बी, एक गोत्र है सी, एक गोत्र है डी। ए गोत्र का व्यक्ति सी में विवाह कर ले, कोई दिक्कत नहीं, पर उनका कहना है गोत्र, ए गोत्र का लड़का और ए गोत्र की लड़की, ये हो गया समगोत्रीय। गोत्र मतलब सरनेम, एक ही सरनेम के बच्चे आपस में विवाह नहीं करेंगे। मामा व बुआ के पुत्र एवं पुत्रियों के आपस में विवाह को प्राथमिकता दी जाती है। मतलब कि याद रखिएगा, जो गोंड जनजाति में चलती है ना दूध लोटावा प्रथा, हाँ भाई साहब, ये दूध लोटावा प्रथा जो होती है, दूध लोटावा प्रथा को प्राथमिकता देते हैं। अगर मामा और बुआ के लड़के लड़की आपस में ब्याह करना चाहते हैं तो वो उत्तम मानते हैं, एकदम सटीक कि भाई साहब बहुत अच्छा है, ठीक है ना। चूड़ी प्रथा, चूड़ी प्रथा क्या होती है मेरे दोस्त? चूड़ी प्रथा का मतलब होता है कि भाभी से देवर का विवाह भी संभव है यदि किसी कारण से बड़े भाई की या तो मृत्यु हो जाए या कोई कारण से कुछ भी कलेश होता है। तो भारिया जनजाति में मंगनी विवाह सबसे प्रमुख होता, लमसेना विवाह, मोस्ट इंपोर्टेंट, लमसेना विवाह सबसे प्रमुख होता, लमसेना विवाह, तथा मुख्य रूप से राजी बाजी विवाह प्रचलित है। कौन कौन से? लमसेना विवाह और राजी बाजी विवाह कौन सी जनजाति के हैं? ये भारिया जनजाति के। कौन कौन से? लमसेना विवाह और राजी बाजी विवाह, ठीक है ना। आगे आइए भाई, ये सब प्रमुख हो गए हैं, सब प्रमुख है। देखिएगा, ये हुआ आपका अंतिम नोट। और यहां पर देखिएगा भारिया जनजाति को समाप्त करते हैं। भारिया समुदाय की अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है, जिसके तहत ये नवाखानी त्योहार, बिंद्री पूजा, देख नहीं रहा आप, गोंड जनजाति से मिलते जुलते सब कुछ है, विवाह भी है, त्योहार भी है, जवारा, दीपावली, होली, जात्रा, ऐसे त्योहार मनाते हैं। और इस जनजाति द्वारा ये है काम का, भड़म, सेतम, कर्मा, शैला और अहिराई नृत्य, जिसे कहते हैं विरह नृत्य। मैं सब नृत्य छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं जानबूझकर इस पर अंडरलाइन करूंगा क्योंकि सबसे ज्यादा पूछा गया प्रश्न है। 2 स्टार भी नहीं 3 स्टार दिए हैं, कंठस्थ कर लो, लिख लो। अहिराई नृत्य जिसे कहते हैं विरह नृत्य किस जनजाति का है? भाई लिख लो, मैं कह रहा हूं, मतलब आपका मां साहब कह रहा है, मुंह से जो निकल गई भाई सही है। अहिराई नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? तो याद रखिएगा, अहिराई नृत्य जो है भारिया जनजाति का नृत्य है। किस जनजाति का नृत्य है? भारिया जनजाति का। और अंतिम लाइन, भारिया जनजाति के युवा ग्रह को रंगभंग कहा जाता है। और सुनना, गोंड जनजाति के युवा ग्रह को घोटुल कहा जाता है। यह हुआ क्लियर? बोलो हाँ। मैंने क्या कहा? युवा जनजाति जो, सॉरी, भारिया जनजाति का जो युवा ग्रह होता है, युवा ग्रह मतलब कि वो एक परमिशन सांस्कृतिक वाली, उसे कहा जाता है रंगभंग। और गोंड जनजाति के युवा ग्रह को कहा जाता है घोटुल। ये हुआ क्लियर? बहुत क्लियर है भाई, बहुत क्लियर है, सब चीज क्लियर है, ठीक है। आपने पढ़ा पहले लेक्चर में भील जनजाति,
भील जनजाति की कम से कम आधे घंटे की क्लास आपकी रह गई थी, तो उसमें मैंने आपको भील जनजाति कंप्लीट करवाया। एक जनजाति जो ज्यादा बड़ी तो नहीं थी लेकिन बहुत काम की थी, भारिया जनजाति, उसे भी मैंने कंप्लीट करवा दिया। इसका मतलब यह है कि अब आप कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की जनजातियों में पहला मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय पढ़ चुके हैं, फिर आप पढ़ चुके हैं कि मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति, फिर आप पढ़ चुके हैं मध्य प्रदेश की भील जनजाति, अब आप पढ़ चुके हैं मध्य प्रदेश की भारिया जनजाति। अब मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाता हूं मध्य प्रदेश की बेगा जनजाति, जहां से प्रमुख प्रश्न बनते हैं। बेगा जनजाति के बाद में कोई ऐसी जनजातियां नहीं है जिनके बहुत बड़े बड़े लेक्चर बनेंगे। हो सकता है एक लेक्चर में 5-5, 6-6 जनजातियां भी समाप्त कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि प्रश्नों के आधार पर ही आपका सिलेबस कंप्लीट कराना है, क्योंकि एक टारगेट बेच है, ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद में एमपीजीके के अलावा आपको करंट अफेयर्स, विविध, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये चीज भी पढ़ानी है, तो उसके भी आप मद्देनजर रखें। चलिए आपसे विदा लेता हूं, नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।